हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज़ को जो है अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम जिस विषय में डिस्कस करेंगे, वो बेसिकली हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न जापान का सेक्शन है और उसमें हम बात करेंगे स्पेसिफिकली तोकुगावा जो डायनेस्टी थी जापान में, उसका क्राइसिस कैसे हुआ, वो फॉल कैसे हुई। सो उसको डिस्कस करने से पहले एक बैकग्राउंड थोड़ा-सा मैं आपको देना चाहता हूँ जापान का, कि जापान में मेडिवेल काल में क्या हुआ। तो जापान में जनरली एक पीरियड जिसको हम कहते हैं वो है वॉरिंग स्टेट्स पीरियड। एक पीरियड है और उस पीरियड को हम डिफाइन करते हैं वॉरिंग स्टेट्स पीरियड से। ये पीरियड जनरली 100 इयर्स तक का रहा और 1467 से 1568 तक के आसपास में ये पीरियड रहा। इस पीरियड में क्या हुआ कि जापान में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही। तो पॉलिटिकल लेवल में राजनीतिक स्तर पे जापान में बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी रही और पावर डायनेमिक्स बहुत रैपिडली चेंज हो रहे थे। मतलब आप ये मानिए कि लॉर्ड्स का जो नंबर है इस समय बहुत बड़ा और सब जो हैं अपने फॉलोअर्स को इकट्ठा करके एक दूसरे लॉर्ड्स पे अटैक करके उनकी ज़मीनों को, उनके एरिया को हथियाते थे। और आप ये सोचिए कि इतना ज़्यादा जो डिसइंटीग्रेशन इस दौरान रहा, जो डिसइंटीग्रेशन रहा जापान में, जो उसका रेट रहा वो इतना ज़्यादा था कि एक छोटे-छोटे एरिया के लिए बहुत सारे मल्टीपल कंटेंडर्स लड़ रहे हैं आपस में। तो काफ़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही और जापान में रैपिडली चेंजेस हो रहे थे। जो फॉलोअर्स उस समय आते थे, वो ट्रस्ट से, कैपेबिलिटी से बनते थे कि लीडर कितना सक्षम है, कितना वो एबिलिटीज़ अपने पास रखता है। अब जब ये पीरियड खत्म होने को आया तो अल्टीमेटली उसके बाद से तोकुगावा एक डायनेस्टी है, तोकुगावा रेजिम, वो जापान में आने लगा। जो तोकुगावा रेजिम है ये 1600 से, अब कुछ टेक्स्ट बुक्स में, कुछ सोर्सेज में ये आपको 1603 में मिलेगा। वहाँ से 1868 तक रहता है, क्योंकि 1868 में हम सब जानते हैं जापान में जो पीरियड रहता है वो मीजी रिस्टोरेशन का रहता है। और मीजी रिस्टोरेशन जब जापान में होता है तो जापान में मॉडर्न काल आता है, इंडस्ट्रियल फेज आता है, मॉडर्नाइजेशन आता है और रैपिड चेंजेस जापान की सोसाइटी में होते हैं, जिससे कि पूरा जो एक टेक्सचर है, पूरा जो एक ओवरव्यू है, जो सिनेरियो है जापान का बदल जाता है और तोकुगावा को उसके बाद ओवरथ्रो कर लिया जाता है। तो ये एक बेसिक आइडिया हमने डिस्कस किया, बैकग्राउंड हमने देखा कि तोकुगावा से पहले वॉरिंग स्टेट्स पीरियड में क्या-क्या रहा, क्या-क्या प्रोविजंस रहे। वॉरिंग स्टेट्स पीरियड में आप देखेंगे तो जापान में कासल टाउन्स का भी आना हुआ। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो जापान में कासल टाउन्स बनने लगे वॉरिंग स्टेट्स पीरियड के बाद। कासल टाउन्स ये हाइट में बनते थे, आप देख सकते हैं ये जो पिक्चर है कितनी हाइट में है। और ये टिपिकल इस पिक्चर से हम जनरली इसको जापान से ही एसोसिएट करते हैं कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जापान में ही देखा जाता है। तो ये हिस्ट्री से एक हिस्टोरिकल फिनोमिना है। यहाँ पे जो समुराय होते थे, जो वो फॉलोअर्स होते थे, उनको आगे चल के हमने समुराय कहा। वो समुराय क्लास में आती थी। वो समुराय जो हैं लॉर्ड्स का साथ देते थे वॉर लड़ने में, उनका ट्रस्ट वो पाते थे लॉर्ड्स, एंड देन उनको इकट्ठा करते थे। तो जब कासल टाउन्स आया तो ये अर्बन स्पेसेस में आने लगा धीरे धीरे। ये अर्बन स्पेसेस में बनने लगा, एक बड़ा एरिया होता था जिसमें सारे समुराय इनकलकेट किए जाते थे, उनको यहाँ रखा जाता था, उनको ऑर्गेनाइज किया जाता था। और साथ में जो ये कासल है यहाँ पे आपका लॉर्ड रहता था, जिसको हम देमियो भी कहते हैं। लॉर्ड को जापान में देमियो जो है कहा जाता था। तो ये एक फिनोमिना है जो हम जनरली जापान से एसोसिएट करते हैं, इसका थोड़ा-सा आपने ध्यान रखना है। अच्छा, तो तोकुगावा जब आया, तो हमें उस समय के पहले समाज को जानना पड़ेगा, तब जाके हम क्राइसिस डिस्कस करेंगे कि फॉल क्यों हुआ। तो थोड़ा-सा मैं आपको सोशल बैकग्राउंड जो जापानीज़ सोसाइटी थी, वो थोड़ा बताना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये एक पिरामिड है सोसाइटी का, कि जापान की सोसाइटी कैसी थी। टॉप में एम्परर हुआ करता था। ये एक नॉमिनल हेड होता था, बस एक रिस्पेक्ट के लिए इसकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटाइज़ टॉप पोजीशन होती थी, जैसे हमारे इंडियन केस में प्रेसिडेंट होता है।
जो टॉप में होता है फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट सिटीजन होता है, बट एक नॉमिनल पावर होती है। तो ठीक वैसे ही एम्पायर भी होता था, उसके पास एक नॉमिनल पावर हुआ करती थी, नाम का एक पद होता था। देन एम्पायर के बाद शोगुन होता था, जो कि एक्चुअल रूलर जापान का होता था। इसके पास सारी पावर्स होती थी। तो ये लाइक का पीएम हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो ये एक्चुअल इसके पास पावर हुआ करती थी, जो कि शोगुन था। शोगुन के नीचे बहुत सारे लॉर्ड्स हुआ करते थे, जिनको हम लैंड ओनर्स कहते हैं, और इनको हम देमियो कहा करते थे। जो बहुत सारे लॉर्ड्स हैं आप ये देख रहे हैं, ये देमियोज हुआ करते थे। तो देमियो शोगुन्स के नीचे होते थे, एंड देमियो को असिस्ट करते थे, हेल्प करते थे समुराई क्लास। या आप देख सकते हो जो फॉलोअर्स जो मैं बता रहा था, ये समुराई क्लास है। समुराई क्लास के बाद जो पिरामिड में अगर हम नीचे जाएं तो सबसे बड़ी क्लास जो थी वो पीजेंट्स और आर्टिसान्स की होती थी, जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर पे कंट्रीब्यूट करते थे। एंड लास्ट आप देख रहे हैं मर्चेंट क्लास, क्योंकि वो अपने आप से कुछ प्रोड्यूस नहीं करते थे। देखिए एक बात ध्यान रखिए, जापान में ना मेरिट को काफी फोकस किया जाता है। क्यों जापान आज इतना आगे है बाकी पावर्स से, खासकर हमसे टेक्नोलॉजी में एंड बाकी चीजों में? क्योंकि अगर आप उनका इतिहास देखें तो वहां पे मेरिट पे हमेशा जोर दिया जाता है, सक्षमता पे जोर दिया जाता है। ये नहीं कि आप हेरिडिटरी जो है चीजों को एक्वायर कर रहे हैं, वो भी आएगा, डिस्कस करेंगे उसे। लेकिन जापान में हमेशा से कुछ प्रिंसिपल्स थे जो कि तोकुगावा रेजिम ने बनाए थे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट वहां पे मेरिट पे बहुत फोकस होता था। अगर आप सक्षम हैं, योग्य हैं, तो ही आपको चीजें मिलेंगी। और इसलिए देखिए मर्चेंट को किसानों से, आर्टिसन से ही नीचे रखा गया, क्योंकि वो कुछ कर नहीं रहे हैं। वो केवल मार्केट से चीजों को ले रहे हैं और उसका आदान प्रदान कर रहे हैं, बट एक्चुअल जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको देखो ऊपर रखा गया है। तो ये एक सोसाइटल बैकग्राउंड हमने देखा, जो आपको पता होना चाहिए, जो जापान में उस समय था। अब हम बात करेंगे यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट फेस की। तो आप एक मैप भी देख सकते हैं, ये देखिए, ये पूरे अलग अलग टेरिटरीज हैं, ये एरियाज हैं जापान के। तो इन सारे ही एरियाज में, जैसे कि अजाई एक पोर्शन है, आप देखिए तोकुगावा मत्सुदाइरा करके यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप देखिए नानबू ये वाला एरिया है, मोगामी, आप देखिए ओटोमो, आप देखिए अमागो, ये बहुत सारे, आसाकुरा, होजो, सताके, ये बहुत सारे, अशीना है ना, ये बहुत सारे एरियाज हैं, ये क्लैंस हैं अलग अलग। और ये नगाओ जो है ये ओरिजिनल क्लैन नेम है। तो आप देख सकते हैं नगाओ ये ओरिजिनल क्लैन नेम है, और ये जो कलरफुल हैं प्रोमिनेंट क्लान्स जो बनते हैं उस समय, जो हम देख रहे हैं। तो इस समय वॉरिंग स्टेट था, तो अलग अलग क्लैंस आने लगे, अलग अलग पावर सेक्टर्स आने लगे, जो हमने डिस्कस किया। नाउ लेट्स प्रोसीड, अब आगे बढ़ते हैं। और हमने जो आज डिस्कस करना है वो है क्राइसिस। तो जो क्राइसिस होता है तोकुगावा का, क्राइसिस ऑफ तोकुगावा रेजिम या तोकुगावा पीरियड, क्या क्या समस्याएं रही जिसके कारण तोकुगावा अल्टीमेटली हटा। और 1868 में जो भव्य मीजी रिस्टोरेशन जापान में होता है, ऐसा हुआ क्यों? तो वो एक लंबा प्रोसेस रहा। कई रीजंस इसके हैं जिसके कारण आप देखेंगे कि क्राइसिस रहा तोकुगावा में। तो उनको हम क्लासिफाई करते हैं अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग कैटेगरीज में। तो सबसे पहले जो सेट ऑफ रीजंस हैं वो हैं इकोनॉमिक। तो पहले जो कारण है वो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, अब ये है क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम से हम क्या समझते हैं कि कैसे इसने जो है क्राइसिस पे कंट्रीब्यूट किया? तो देखिए जो देमियो हुआ करते थे, और एक क्राइसिस बूस्ट अप होता है 1700 के बाद से, खासकर 1700 से ये बूस्ट होने लगता है। तो विद इन अ सेंचुरी ही आप देखिए क्राइसिस को एक कैटलिस्ट मिल गया। सो यस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की जहां तक बात है, अगर आप ध्यान दें तो हुआ क्या कि देमियो ने अपने खर्चे बहुत बढ़ा दिए। हुआ क्या कि धीरे धीरे जापान में जो देमियो हुआ करता था, जो लॉर्ड हुआ करता था, उसने अपने एक्सपेंसेस को बहुत बढ़ा दिया। और जो उसके रेवेन्यू हुआ करते थे वो बड़े कम हो रहे हैं, तो पैसा आ नहीं रहा है, उससे ज्यादा वो खर्च कर रहा है। क्यों करता था वो खर्च?
क्योंकि उसकी वो एक तो लैविशिंग जो उसका लाइफस्टाइल होता था, बहुत लैविशिंग जीवन जो उसका हुआ करता था। एंड कुछ सेकेंडरी एक्सपेंसेस होते थे, जैसे भाई कभी शोगुन आ गया मिलने के लिए तो उसका स्वागत में पैसा, कुछ सेरेमनीज है वो करानी है तो सेरेमोनियल भव्य वो कराते थे। अपना खुद का रहन सहन उनका वैसा था। और सेकेंडली ये तो सब था ही, रेवेन्यू नहीं आ रहा था। अगर आप बात करें, इनकम नहीं आ रही थी, तो इनकम उनकी प्राइमरीली वो एक लैंड टैक्स से ही लेते थे। तो वो डेमियोज एक लैंड टैक्स उन्होंने करा हुआ था जो पीजेंट से वो लेते थे, और ये उनका एक प्राइमरी सोर्स हुआ करता था रेवेन्यू का। प्राइमरी इनकम हम कह सकते हैं जो डेमियो की हुआ करती थी। अब इसमें समस्या क्या रही जो देखी गई कि उन्होंने जो लैंड टैक्सेशन किया वो उनका अपडेट नहीं रहा। मतलब जाहिर सी बात है भाई, हम टैक्स लगाते हैं तो पहले असेसमेंट करते हैं ना, जमीन कैसी है और क्या है। और प्लीज एक बात ध्यान रखिए, इस समय काफी प्रॉस्पेरिटी का पीरियड है, ये एज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हम कह सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है वो बहुत प्रॉस्पर हो रहा है। इनफैक्ट अर्बन जो अरीना है वो काफी डेवलप हो रहा है, मर्चेंट क्लास आ रही है, एक बहुत प्रॉस्परिंग मर्चेंट क्लास आ रही है, और काफी प्रॉस्पेरिटी का समय है, अर्बनिज्म आ रहा है, काफी एक सिटी लाइफ डेवलप हो रही है। तो जाहिर सी बात है प्रोडक्टिविटी अच्छी है, और उन्होंने टैक्स अच्छे से नहीं वसूला इन सब चीजों के बाद। मतलब आप समझिए, जो लैंड असेसमेंट्स, जो लैंड सर्वेज आज से 100 साल पहले हो रखे हैं, 100 years अगो जो असेसमेंट्स हुए होंगे, भाई साहब वो फॉलो हो रहे हैं अभी भी। तो कैसे उनको रेवेन्यू अच्छा आएगा, और खर्चा अलग बढ़ रहे हैं। तो ये उनकी कमी रही। और सेकेंडली उन्होंने केवल लैंड टैक्स पे ही जनरली फोकस किया, उन्होंने ना कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स भी नहीं ढूंढा, कोई दूसरा सोर्स उन्होंने नहीं ढूंढा रेवेन्यू कमाने का, फॉर इनकम। तो उससे उनपे काफी बर्डन जो है इन देमियोस को फेस करना पड़ा, लॉर्ड्स को फेस करना पड़ा। और इसका बर्डन अल्टीमेटली किस पे गया? समुराई क्लास के ऊपर। समुराई क्लास जो उनको सपोर्ट किया करती थी उस पे ये बर्डन गया, क्योंकि समुराई क्लास को सैलरी देमियो देते थे, तो उनके इनकी स्टिपेंड्स, इनकी सैलरी को वो काटने लगे। तो अल्टीमेटली समुराई पे प्रेशर पड़ा। एंड उन्होंने कुछ प्रयास करे अपनी जगह, जैसे कुछ देमियोज ने क्या किया, वो फोर्स्ड लोन देने लगे, जबरदस्ती वो लोन देने लगे पीजेंट्स को, मर्चेंट्स को, इस आशा में कि जो इंटरेस्ट उससे मिलेगा उससे वो पैसा कमाते रहेंगे। बट उन्होंने भाई साहब लोन तक नहीं चुकाया, तो और उनको चूना लग गया, मोटी सी बात है। देन कुछ ने कैश क्रॉप्स पे फोकस किया, क्योंकि जापान में प्राइमरीली राइस होता था, राइस इज द प्राइमरी क्रॉप इन जापान। तो अगर कुछ डेमियोज ने जब कैश क्रॉप्स पे फोकस किया, वो भी उतना सक्सेसफुल मूव नहीं रहा, क्योंकि अगेन जो हैंड मोनोपोली है वो वहां पे चलती थी, और उसने इस चीज को नहीं किया। सबसे बड़ा रीजन जो रहा देमियोस के इस बुरी दशा का, अगर मैं कहूं, अगर मैं मेन रीजन कहूं, अगर मैं आपसे मेन रीजन कहूं जिसने इतना स्ट्रेट डाला देमियोस के ऊपर, वो था जापान का ऑल्टरनेट अटेंडेंस सिस्टम। जापान का जो ऑल्टरनेट अटेंडेंस सिस्टम था वो मेन रीजन था जो इतना खर्चा हो रहा था देमियोस का, जो इतना उनका इकोनॉमिक स्ट्रेन पड़ रहा था। ये ऑल्टरनेट अटेंडेंस सिस्टम, ये हम सब जानते हैं जिनरोकू पीरियड की देन है, जब वहां पे तोकुगावा आया ही था, उन्होंने सारी चीजें डेवलप करी थी, तो उससे काफी खर्चा इनका हो रहा था। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक, अगर हम बात करें इकोनॉमिक रीजंस के। और हम सब जानते हैं कि जापान में जो डेमियोस को पैसा राइस प्रोडक्शन से मिलता था, वो एज अ टैक्स, वो राइस का जो हार्वेस्ट है, जाहिर सी बात है किसान तो हार्वेस्ट ही देगा ना। राइस का हार्वेस्ट जो है पहले मनी में कन्वर्ट होगा, और वो मनी फिर जाएगा डेमियोस के पास। तो अल्टीमेटली जो उनका मनी है, जो उनका टैक्स है, वो भी डिपेंड करता है मार्केट फोर्स के ऊपर। अगर मार्केट अच्छा है तो उनको अच्छा पैसा मिलेगा,
अगर मार्केट अच्छा नहीं है तो उनको सफर करना पड़ेगा। तो डेमियोस काफी बुरी दशा में इस समय आ गए थे, क्योंकि वैसे ही उनके पास पैसा नहीं है, और जो भी उनके पास अभी तक हम कह सकते हैं जो सिस्टम्स वहां पे चल रहे हैं, जो पैरामीटर्स वहां पे हैं, वो उतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि काफी प्रेशराइजेशन जो है हो रहा है, और करप्शन इस समय बहुत बढ़ने लग गया। एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन बढ़ने लग गया, रिकॉर्ड्स जो हैं वो अच्छे से मेंटेन नहीं हो रहे थे, ब्यूरोक्रेसी जो थी वो अच्छे से काम नहीं कर रही थी। तो इन सब चीज़ों ने, आप समझ के चलिए, काफ़ी खराब स्थिति जो है करी। इनफैक्ट वो मर्चेंट्स को, जो डेम्यूज हुआ करते थे, वो मर्चेंट्स को कंसेशंस दे देते थे, कंसेशंस कहें, प्रिविलेजेस कहें, वो तक दे देते थे एक फिक्स फी के बदले। तो जरा सोचिए कितना बेकार स्टेप है जो डेमियो ने उठाया। मतलब एक फिक्स फी ले ली, और उस फिक्स फी के बदले सोचो उन मर्चेंट्स ने कितना फायदा उठाया होगा। अगर वो चाहते तो उनसे रिग्रेसिव या प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से कई चीजें अपने अपनी सुधार सकते थे, बट नहीं, उन्होंने नहीं सुधारा, और जो उस समय प्रॉस्पेरिटी थी उसका फायदा नहीं उठाया। सो प्रॉस्पेरिटी का फायदा नहीं उठाया। एक तरफ किसान इतना प्रॉस्पर हो रहा है, उस प्रॉस्पेरिटी का उन्होंने जो बेनिफिट है, उस बेनिफिट को उठाने में वो अनेबल रहे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे डेमियोस के पार्ट में, एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट में खामी रही, जिसके कारण इतना इकोनॉमिक रिसोर्सेस पे उनको दिक्कत होने लगी, है ना। प्रोडक्शन पे समस्याएं आने लगी, वहाँ पे करप्शन बढ़ने लगा, गिफ्टिंग कल्चर, जापान में आप देखिए गिफ्टिंग कल्चर इतना बढ़ने लगा, तो उससे उनके खर्चे एडिशनली बढ़ने लगे। तो ये सारे हमने रीजंस डिस्कस करे, जो कि इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, जो क्राइसिस को लीड करते हैं। अगले जो सेट ऑफ रीजंस हैं हमारे, वो कुछ सोशल इश्यूज हैं, कुछ सोशल प्रॉब्लम्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जिसके कारण ये समस्याएं क्राइसिस को लीड करती है। तो क्या सोशल कारण रहे होंगे, वो थोड़ा सा हमने डिस्कस करना है। एक बात ध्यान रखिए, इस दफा ये जो चीजें हो रही हैं, इनमें सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा वो समुराई क्लास पे पड़ा। समुराई क्लास सफर्ड अलॉट। समुराई समुराई जो क्लास थी, उसने सबसे ज्यादा सफर किया। क्यों किया भैया? पहले तो उनका स्टिपेंड कम होने लगा, उनका स्टिपेंड जो है घटने लगा। एंड सेकेंडली, एक जैसा सैलरी नहीं हुआ करती थी। मतलब डिफरेंट प्रोविजंस में, डिफरेंट एरियाज में उनकी जो सैलरीज है वो अलग अलग होती थी, तो सैलरीज भी अलग अलग होती थी। तो जब उनका पैसा कटने लगा अल्टीमेटली, तो समुराई क्लास की जो एक स्टेटस है वो कम होने लगा समाज में, और कंडीशन इतनी खराब हो गई कि जो कुछ समुराई थे उन्होंने समुराई शिप ही छोड़ दी, और वो समुराई शिप को छोड़कर कॉमनर बन जाते हैं। सो दे बिकम कॉमनर्स, कॉमन सिटीजन्स बन गए। और उन्होंने जब देखा कि इतना बुरा उनके साथ किया जा रहा है, तो कुछ एंगर उनका डेवलप होने लगा डेमियों के खिलाफ, इंस्टीट्यूशनल सिस्टम्स के खिलाफ। देन आप एक और बात यहाँ पे देखिए, अगर हम सोशल प्रॉब्लम्स कह रहे हैं, तो सोसाइटल इम्पैक्ट अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग तरीके से रहा। जैसे हुआ क्या एक्चुअली इस समय, जो फार्मर्स थे, जो पीजेंट्स थे, जैसे कि मैंने कहा, वो प्रॉस्पर कर रहे थे, और कुछ पीजेंट्स ऐसे थे जो वाकई में बहुत ज्यादा प्रॉस्पर करते हैं। सब प्रॉस्पर नहीं करते हैं, क्योंकि मेजोरिटी जो किसान थे इस समय, मेजोरिटी आर सब्सिस्टेंस, मेजोरिटी जो थी वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग ही करते थे, बस अपने लिए हो जाए वो क्या करते थे। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग ही मेजोरिटी करते थे। बट कुछ जो पीजेंट्स थे वो वाकई में बहुत प्रॉस्पर करते हैं। जैसे एक पीजेंट का सेक्शन आपको मिलेगा, अक्सर उसका जिक्र इस समय मिलता है, और वो है गोनो पीजेंट्स। उनको हम गोनो पीजेंट्स कहते हैं। एक एक्सेप्शन, अपवाद आप मान सकते हैं। इतने प्रॉस्पर कर गए वो कि उनका स्टेटस समुराई से भी ऊपर चला गया। अभी हमने सोशल स्ट्रक्चर देखा था, तो समुराई से भी अबव उनका स्टेटस चला गया। और क्योंकि ये गोनो पीजेंट्स काफी रेवेन्यू डेमियोस को देते थे, तो डेमियो ने भी इन्हें बहुत प्रिविलेजेस दिए। जैसे वो स्वॉर्ड रख सकते थे, जरा सोचिए, किसानों को स्वॉर्ड रखने दे दी, वो एक सरनेम रख सकते थे, और अल्टीमेटली एट द एंड वो
इमिटेट करने लगे, वो इमिटेट करने लगे समुराइज को। समुराई जैसा उन्होंने जो है फंक्शंस करे, समुराई जैसे कपड़े पहने, उनकी जैसे सेरेमनीज करने लगे, भव्य भव्य बड़े बड़े घर बनाने लगे। तो इससे एक एंगर डेवलप हुआ समुराई क्लास के ऊपर। जैसे कि मैंने कहा कि समुराई क्लास की दशा बिल्कुल खराब थी, तो कुछ समुराई तो इनफैक्ट क्या करते थे, अपनी मर्चेंट्स जो हैं, जो इस समय काफ़ी प्रॉस्पर कर रहे थे, मर्चेंट्स से अपने फैमिली मेंबर्स, अपने बच्चों की जो है मैरिज अलायंसेस कर देते थे, शादियां करवा देते थे अपने डॉटर्स की, अपने बच्चों की। इनफैक्ट कुछ तो अडॉप्ट तक कर लेते थे मर्चेंट, कुछ तो अडॉप्ट तक कर लेते थे मर्चेंट बॉय को। मान लीजिए कोई मर्चेंट का बेटा है, उसको अडॉप्ट कर लिया। तो ये क्यों हो रहा है? ताकि पैसा आ सके, क्योंकि भैया समुराई के लाले पड़े इस समय, समुराई कुछ खा नहीं पा रहा है इस समय, इतनी उसकी बुरी दशा हो गई है। ये समुराई की बुरी दशा है जो हम देख पा रहे हैं। एंड प्लीज अगेन, जैसे कि मैंने कहा कि समुराई एक हाईली डिफरेंशिएटेड क्लास हुआ करती थी। ऐसा नहीं कि सारे समुराई की दशा एक जैसी है। एग्जाम्पल के तौर पे सत्सुमा एक एरिया है, सत्सुमा में आप देखेंगे उनका स्टिपेंड जो है वो उतना घटता नहीं है जितना टोसा में घटता है। तो टोशा में उनका समुराई का जो दशा है वो ज्यादा खराब है उनकी। एंड कुछ समुराय ऐसे भी थे जो हाई रैंक के हुआ करते थे। जो हाई रैंक वाले समुराय हैं वो तो खैर सबसिस्ट कर रहे थे, उनकी सैलरी भी ठीक थी, तो उनको मटेरियलिस्टिक तरीके से कोई समस्या नहीं थी, उनके गुजारे में लाले नहीं पड़ रहे थे। बट वो क्यों फिर खफा हो गए? हाई रैंकिंग समुराय जब पैसा है उनके पास, उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो वो क्यों खफा हो गए? क्योंकि जो हाई रैंकिंग वाले समुराय हैं उनको ये चिढ़ होने लगी कि यार ये जो किसान लोग ये हमारी बराबरी कैसे कर रहे हैं। तो उनको साइकोलॉजिकल एंगर आया, उनको साइकोलॉजिकल एंगर आया, मटेरियल एंगर नहीं आया, उनको साइकोलॉजिकल एंगर आया। तो इसलिए समुराय क्लास का एक एंगर जो है, चाहे हाई रैंक के हों चाहे लो रैंक के हों, वो घटने लगा। और जो एक क्लास डिस्टिंक्शन होता था, जो कि देखा जाता था जेंड्रुको पीरियड में, वो क्लास डिस्टिंक्शन अब बिल्कुल घटने लग गया, बिल्कुल वो कम होने लग गया। और हम देख रहे हैं कि वो एक सोशल स्ट्रक्चर में कितना बदलाव आ रहा है। तो ये कुछ सोशल रीजंस हमने देखे जिसके कारण जो है क्राइसिस में लीड होने लगी, और समस्याएं इतनी बिगड़ गई कि आप देखेंगे कि 1720 1740 में, ये कुछ 40s 20s में, इनफैक्ट 1830 के दशक में आप देखेंगे रेसिस्टेंस होता है काफ़ी, एंड रिबेल मूवमेंट होते हैं जापान में। तो रिबेल मूवमेंट जापान में चलते हैं, जैसे कि एक बहुत फेमस है 1838 है वो ईयर। 1838 में इनफैक्ट एक मूवमेंट चलाते हैं, ओसाका में होता है। ओसाका में एक आप देखेंगे रिवॉल्ट होता है ओसाका में, और इसको एक पर्सनैलिटी है जिनका नाम ओशियो है, ओशियो साहब इसको चलाते हैं। और ओशियो भी इनफैक्ट ये आर्मी के ही थे, माइनर बकुफू की पार्ट थे, और इन्होंने जबरदस्ती ये रिवॉल्ट करवाया। अगेन वही, ताकि जो ये एंगर है ये निकल सके, वो जो एक स्टेटस स्ट्रक्चर है वो बरकरार रह सके। तो हो रहा है, मिलिट्री मैन भी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये माइनर बाकुफू थे और इन्होंने ये जो है ओशियो हिचारो ने जो है इसको चलाया। हालांकि बाकुफू फोर्सेस ने इस मूवमेंट को दबा दिया, बट ये इंटेंशनली प्लॉटेड मूवमेंट था, आप देख सकते हैं। तो हिस्टोरियंस के ग्रुप में ऐसा कहा जाता है कि जो ये एज रहा डिके ऑफ फ्यूडलिज्म का, कि इस समय फ्यूडल काल, जो सामंतवाद है, वो जापान में डिके होने लगा, ऐसा इतिहासकार लोग कहते हैं। और कुछ लोग इसको कहते हैं कि इससे ब्रेक डाउन होने लगा एक तोकुगावा सिस्टम का। तो ब्रेक डाउन हुआ इससे तोकुगावा रेजिम का, तोकुगावा सिस्टम का। तो ये कुछ सोशल रीजंस हमने देखे कि सोशल एडवांसमेंट्स कुछ हो रहा है ना, जो डिफ्यूजन्स हैं वो नहीं हो रहा है, एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज में काम करना पड़ रहा है समुराय लोगों को। तो ये कुछ सोशल टेंशन्स हैं जो हमने देखी, जो इस समय डेवलप होने लगी। थर्ड सेट ऑफ रीजंस जो हैं वो हैं आइडियोलॉजिकल समस्याएं। तो आइडियोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम्स थी जो अगेन ये क्राइसिस जापान में करवाती हैं। तो आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी जापान में थी। अब आइडियोलॉजिकल हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए समझिए, जब
तोकुगावा रेजिम आया तो उनके कुछ फिक्स्ड आइडियाज थे, कुछ फिक्स्ड स्टैंडर्ड्स हुआ करते थे। जैसे सबसे मेजर जो उनका स्टैंडर्ड होता था कि मेरिट में आकलन करना, मेरिट में पोस्ट्स देना, रैंकिंग्स देना, ये उनका एक आइडिया हुआ करता था जिसमें जेनरोकू सिस्टम, बाकुफू सिस्टम जो तोकुगावा रेजिम है वो बेस्ड होता था। समय के साथ साथ ये चीज हेरिडिटरी हो गई। सबसे बड़ा जो समस्या रहा वो हो गई हेरिडिटरी। कि मान लीजिए अगर हाई रैंकिंग समुराय है तो उसका बेटा बाय एंड लेस हाई रैंकिंग ही होगा। तो इससे हुआ क्या, जो लो रैंकिंग वाले समुराई होते थे उनका तो पत्ता कट गया, क्योंकि जो लो रैंकिंग वाले समुराय हैं वो तो कभी वो हाई रैंक में आ ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है सैमसन, एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है जॉर्ज सैनसम। तो जॉर्ज सैनसम कहते हैं कि जो मेजर जो ये रिवॉल्ट होता है, जो मेजर ब्रेकडाउन होता है तोकुगावा का, ये लोग जो लो रैंकिंग वाले समुराय हैं वही करते हैं, क्योंकि उनका एंगर आ रहा है भैया, वो अब नहीं बन सकते। तो एक चीज ये होने लगी कि स्टेटस बिल्कुल बना दिया गया, हेरिडेटरी सक्सेशन होने लगा, सोशल रैंकिंग जो है हेरिडिटरी टर्म्स में चली गई। और आप देखेंगे इन प्रैक्टिस जो हो रहा है, इन प्रैक्टिस जो सोसाइटी में चीजें हो रही हैं, और इन पेपर जो सिद्धांत बनाए गए हैं, जो गाइडलाइंस बनाई गई है, उसमें आपको बिल्कुल भी सिमिलैरिटी देखने को नहीं मिलेगी। बिल्कुल अलग तरीके से समाज चल रहा है। बिल्कुल एक जो पॉसिटी है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो देखा जा रहा है। एग्जाम्पल देता हूँ, बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल देता हूँ जो उस समय जापान में होता है। आपको याद है वॉरिंग स्टेट्स पीरियड में मैंने आपसे कहा कि जो ये लॉर्ड्स होते थे ये अपने समुराय का विश्वास जीता करते थे। तो पहले के टाइम पे जब तोकुगावा नहीं था या अर्ली तोकुगावा के समय, जो लॉयल्टी हुआ करती थी वो काफी पर्सनल हुआ करती थी। मतलब एक पर्सनल बॉन्ड हुआ करता था। वो समुराय से मिलते थे, घुलते थे, ऐसा लगता था समुराय को भी कि यार इसकी सुरक्षा हमारी सुरक्षा है, इसका परिवार हमारा परिवार है, क्योंकि एक ट्रस्ट आता था, वो वक्त बिताता था। लॉयल्टी पर्सनल भी होती थी और लॉयल्टी जो है कंडीशनल भी हुआ करती थी पहले के टाइम पे। क्योंकि जब फॉलोवर से लॉर्ड प्रॉमिस करता था कि मेरे साथ आओ, उसके बदले मैं तुम्हें फीफ दिया करूंगा, एक स्टिपेंड दिया करूंगा या एक जमीन का टुकड़ा दिया करूंगा। तो पहले जो लॉयल्टी हुआ करती थी वो पर्सनल होती थी, वो बनाई जाती थी, उसको विश्वास जीतना कहते थे। लेकिन समय के साथ साथ जब ये रेजिम फैला तो उन्होंने इस लॉयल्टी को परमानेंट कर दिया कि आप समुराय हैं, आप रक्षा देंगे, जीवन भर तो रक्षा ही देंगे। और समुराय बच्चों पे इतनी चीजें इंटरनलाइज कर दी गई कि जब वो बड़े भी होते थे उनको ये बार बार ये याद दिलाया जाता था कि आप समुराय हैं, आपने सुरक्षा देनी है, और जबरन देनी पड़ती थी। अब आप भाग के नहीं जा सकते थे, क्योंकि पहले तो भाग के जा सकते थे, दूसरे लॉर्ड को फॉलो कर सकते थे, बट नहीं, अब आपने इन्हीं को समर्थन देना है। और अब कंडीशनैलिटी हटा दी। मतलब आपको चाहे सैलरी मिले चाहे ना मिले, आपको वर्क करना है तो वर्क करना है, रक्षा देनी है तो रक्षा देनी है। पर्सनल तो है ही नहीं, क्योंकि जो देमियोस के छोटे बच्चे होते थे वो ईडो में रहते थे, ईडो में वो रहते थे। और जब वो बड़े होके आते थे तब वो समुराई से मिलते थे, तो उनको लगता था ये लीडर नहीं है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटर है। तो लीडर का सेंस बिल्कुल चला गया जो पहले हुआ करता था। एडमिनिस्ट्रेटर का सेंस समुराई क्लास में आने लगा। वो उसको एक व्यक्ति की तरह देखने लगे, एक राजा की तरह या एक सरदार की तरह नहीं देखते थे। तो आप देखिए कितना चीजें जापानीज कल्चर में बदल रही है। ये बिल्कुल आप देखेंगे अगर तो जापान का जो एजुकेशनल सिस्टम है उसमें भी ये चीज़ें फैलने लगी। जो एजुकेशनल सिस्टम जो जापान का था उसमें भी इन चीज़ों पे जोर दिया गया कि यार मेरिट पे ध्यान दिया जाए। जो वहाँ का उस समय का पॉपुलर 1800 के आसपास का जो पॉपुलर लिटरेरी कल्चर है जापान में, आप देखेंगे उसमें भी ये फोकस किया गया। तो आप देखेंगे एक नेशनलिज्म का भाव आने लगा। नेशनल जो स्टडीज है उस पे जापान में इस दौरान, क्योंकि इतना आइडियोलॉजिकल जो रायता फैल चुका था वो हो गया था, तो एक नेशनल स्टडीज पे जापान में फोकस किया गया, नेशनलिज्म का भाव आने लगा। और इसलिए हम देखते हैं कि जब थियोडोर पेरी आते हैं, मैथ्यू पेरी जब आते हैं जापान में, मैथ्यू पेरी जब यूएसए से आते हैं जापान में, तो उस समय जापान में हमें नेशनलिज्म का भाव देखने को मिलता है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वाइड स्केल। क्योंकि अब
पर्सनलाइजेशन कुछ नहीं है, अब नेशन सर्विस का भाव है जनता के अंदर, इसलिए नेशनलिज्म का भाव सबसे पहली बात प्रचंड मात्रा में जापान में देखने को मिलता है। तो ये आइडियोलॉजिकल फ्रंट में इतने सारे चेंजेस आने लगे कि आप देख सकते हैं कि कितना क्रिटिसिज्म मिलने लगा। इनफैक्ट बहुत सारे राइटर्स कहते हैं क्योंकि हेरिडिटरी है चीज़ें, इसलिए वो फुलिश होते जा रहे हैं, क्योंकि अमीरी में रह रहे हैं, रईसी में रह रहे हैं, तो अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं, जबकि जो जो डिजर्विंग है वो जनरली गरीब होता है, वो जनरली लोअर क्लास का है, इनको सत्ता देनी चाहिए, लोअर समुराइज को देना चाहिए, बट नहीं हो रहा है ऐसा। तो एक मेरिट का भाव समाज से चला गया, ये एक मेजर चेंज हमने देखा कि ये सारी चीज़ें हैं। तो दिस इज़ द बेसिक क्रक्स जो हमने देखा, ये सारी चेंजेस हैं जो आइडियोलॉजिकल फ्रंट में होने लगी, और ये कुछ बेसिक रीजंस रहे जिसके कारण हम देख रहे हैं कि कैसे जो जापान था उसमें क्राइसिस होता है, और फाइनली 1868 जब आता है तो 1868 के दौरान जापान में मीजी रिस्टोरेशन होता है, और उसके बाद से जापान एक मेजर टर्निंग पॉइंट की तरफ आगे बढ़ता है। वहाँ पे प्रिंसिपल्स इतनी बदल जाती हैं, इतना पोरोसिटी हो जाता है, इतना फ्लेक्सिबिलिटी आ जाता है कि जो एक सेट स्टैंडर्ड था उसको रिवाइव करने के लिए एक मॉडर्न रूट जापान लेता है, और उन भ्रांतियों से मुक्त होके जापान में रिवाइवलिज्म आता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने इस एरिया को डिस्कस किया, और कैसे चेंजेस आने लगे, क्राइसिस कैसे आया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। So till then, goodbye and thank you.